नमस्कार दोस्तों। ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और मज़े में हों। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज के मुद्दे पर आते हैं। आज का मुद्दा है गुरु ग्रह के ऊपर। तो बहुत से मुझे कमेंट्स आए कि सर आप गुरु की कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ करते हैं, यानी नेगेटिव कमेंट लिखते हैं कि मेरे वीडियोस में गुरु की जो असलियत बताई जाती है कि गुरु आपको पानी पिला पिला कर मारता है। तो कहते हैं जी क्या है, हमें अच्छी तरह से समझाइए कि जो आपकी प्रेडिक्शन है वो तो सही होती है, लेकिन ये आप ही कहते हैं और बहुत कम जगहों पर ऐसा हमने पढ़ा है, सुना है। देखिए इसमें ये है कि गुरु के बारे में समझिए कि गुरु क्या है। गुरु सबसे बड़ा ग्रह है, ये देवताओं का गुरु है। यानी आप ये सोचिए कि अगर आपके जहाँ कोई कलयुग में गुरु आ जाए, अधिकतर केसेस में, सबकी बात नहीं मैं कर रहा, तो उसको की मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत होगी। जो भी उसको लेना देना पड़ेगा गुरुजी को या कुछ और करना पड़ेगा, तो मेंटेनेंस कॉस्ट अधिक हो जाती है। जो आज का ये जमाना चल रहा है। गुरु नो डाउट अच्छे ग्रह हैं, सबसे ज्ञानवान ग्रह हैं, लेकिन सफ़ेद हाथी हैं। सफ़ेद हाथी भी अच्छा लगता है, वो भी ज्ञानवान होता है, दिमाग अच्छा होता है, लेकिन उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत होती है। यानी कि रख रखाव की जो कीमत है बहुत होती है। जैसे लोग बहुत महंगी गाड़ी ले लेते हैं, फिर कहते हैं जी इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत है, कि जितनी छोटी गाड़ी की कीमत है उतनी तो इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट ही है। तो गुरु जिस भाव में होता है, अगर हमने उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट पूरी कर दी तो ये अच्छा फल देगा। लेकिन वो कलयुग में मेंटेनेंस कॉस्ट पूरी हो ही नहीं सकती। तो कहीं मैं पढ़ रहा था कि जी किसी ने पूछा किसी साइंटिस्ट से कि आप जो सोना है वो लेबोरेटरी में बना लें, प्रयोगशाला में सोना बना लें आप। तो उसका आंसर था कि जी प्रयोगशाला में तो बन जाएगा, लेकिन इसकी जो कीमत है वो असली सोने से भी कहीं अधिक पड़ेगी। तो इसी तरह जो गुरु है, अगर हम इससे शुभ फल लेना हो तो उसकी जो कीमत हमें चुकानी पड़ेगी। जिस भाव में है, दृष्टि की बात नहीं हो रही, जिस भाव में है, तो उसकी जो कीमत चुकानी पड़ेगी वो जो हमें मिलेगा उससे की कीमत से भी अधिक होगा। अब पहले भाव की बात करते हैं। पहला भाव यानी कि हमारी शुरुआती लाइफ का, शुरू की ज़िंदगी का भाव है, और लगन का भाव है। ऐसा कहा जाता है कि जी पूरा का पूरा जो कुंडली का कंट्रोल लगन में होता है, और कहीं ना कहीं ये सही भी है। पूरी की पूरी हमारी जो पर्सनैलिटी है, लगन और लगनेशी क्या है, वो हमारी पर्सनैलिटी को कंट्रोल करते हैं। अब आप ये बात देखिए कि जहाँ अगर गुरु का शुभ फल लेना हो तो कैसे लेंगे। दो ढंग है। ढंग नंबर एक कि आप के जो आसपास के लोग हैं उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहें। आप अपना हक छोड़ दें, परोपकार करते रहें। किसी को उधार पैसा चाहिए उसको उधार पैसा दे दे। खुद आपने क्या करना है कि गरीबी में जीवन गुजार लें, लोगों को सुखी करते रहें, खुद दुखी होते रहें। जिसने आपके थप्पड़ भी मारा उसके साथ भी अच्छा बिहेव करते रहें, और किसी के कारण, किसी की टेंशन के कारण
खुद को बीमारियां लगा ली, लेकिन उसको हमने सुखी रखना है। लोगों का दुख बांटते बांटते खुद डिप्रेशन में आ गए, तो लोग कहेंगे जी बहुत अच्छा है, आपकी पर्सनालिटी अच्छी होगी, समाज में मान इज्जत अच्छा होगा। अदरवाइज अगर आज जिस दिन आपने अपना हक मांग लिया, उस दिन लोग कहेंगे जी ये तो बंदा बहुत गलत बंदा है, इसके जैसा गलत बंदा तो हमने कभी देखा ही नहीं। और जो आपके करीबी थे, आपको पता है कि मुझे धोखा दे रहा है, आपके रिश्तेदार जो सबसे क्लोज बंदे हैं, जो जन्मभूमि से आपके साथ जुड़े हैं, जो बचपन से आपके साथ जुड़े हैं, आपके माता पिता के दोस्त रिश्तेदार वगैरह भी, तो आपको पता है कि मुझे धोखा दे रहा है। जब तक धोखा खाते रहें तब तक आपकी इज्जत मान सम्मान होता रहेगा, आप दुखी रहेंगे तो इज्जत ऐसी देगा कि इज्जत पाकर भी आप दुखी रहेंगे। जितनी देर तक अपने आप को जलाएंगे नहीं, आपको कोई सैल्यूट नहीं करेगा, आपको कोई अच्छा नहीं कहेगा, तो फिर क्या करना चाहिए? अच्छा बनना चाहिए। पहले भाव में गुरु है, अच्छा बनना चाहिए। तो भाई पहले भाव में गुरु हो, किसी की परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप में ऐसी क्वालिटीज लेकर आए कि आपको पता है कि ये मेरे साथ प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ईंट का जवाब पत्थर से दे। तो वो बंदा क्या कहेगा कि जी ये बंदा बहुत शातिर दिमाग का बंदा है, इससे बचकर रहना है। चार बंदों के सामने आपकी बेइज्जती करेगा। और मेरी ये बात याद रखना, जिस भाव में गुरु हो, जब तक चार बंदों के सामने आपकी कोई बेइज्जती ना कर ले, आपको ये ना कह दे कि इसके जैसा कोई शातिर दिमाग का बंदे ही नहीं है, तब तक आपको उस भाव का सुख नहीं मिलेगा। तब तक आप उस भाव से संबंधित मामलों में दुखी ही रहेंगे। तो लगन में गुरु है, एक तो मैंने आपको पहला ढंग बताया, उस पर तो कांटा मार दीजिए, कलयुग है। दूसरा ढंग अपनाना कि वो कहते हैं कि हम अगर कोई हमें वस्तु नहीं देता तो हम वस्तु को छीनना भी जानते हैं। वो नीति आपकी होनी चाहिए, तो लोग अपने आप ही दे देंगे। अगर आप में गुरु की क्वालिटी आ गई कि जी कोई आपका चरण स्पर्श कर कर आपको वस्तु देकर जाएगा, फिर आपको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। इसमें एक बात देखी गई है कि लगन का गुरु 9th हाउस पर दृष्टि डालता है। भाग्य के कारण आपको बिना कमाया धन मिल सकता है, बिना मेहनत के धन मिल सकता है, लेकिन फिर उसको लुटा दोगे। जब तक लुटाते रहोगे लोगों के ऊपर, तब तक तो लोग आपको अच्छा कहेंगे। जिस दिन उसका उपयोग अपने लिए कर लिया, उस दिन फिर बुरे के बुरे। जब तक रात को 12 बजे भी लोगों के साथ खड़े हैं, लोगों के लिए अच्छे हैं, जब आपको आवश्यकता होगी तो लोग फिर कहेंगे कि हमें कुछ मिले, तब हम आपके साथ खड़ेंगे। फिर आपसे ये अपेक्षा रखें। तो पहले ही क्या है कि भाई बिल्कुल प्रैक्टिकल हो जाए लाइफ के सभी अफेयर्स में। ये जो लगन है, लगन जीवन के सभी क्षेत्रों को दर्शाता है। तो जब तक आप कलयुग के हिसाब से प्रैक्टिकल नहीं होंगे, तब तक गुरु को कि अगर मेंटेनेंस के चक्कर में पड़ गए, तो फिर क्या है कि इतनी ज़्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट है, आप उसका भार नहीं उठा पाएंगे। आवश्यकता ही नहीं इसको मेंटेन करने की, आवश्यकता ही नहीं असूलों की, भाड़ में जाए। और अब आगे आते हैं दूसरे भाव में गुरु। दूसरे भाव में गुरु है तो धनी होने के लिए, अगर आप कहें कि जी मैं अपने शराफत से चलूँ जीवन में, धनी होने के लिए उससे धन खर्च करना पड़ेगा। जितना धन आप संचित करना चाहते हैं, अगर उससे अधिक आपको धन खर्च करना पड़े तो भाई उसका कोई लाभ है? धनी होने के लिए धन थोड़ा आपके पास आया, सभी रिश्तेदार की नज़र आप पर आ गई, इसके पास इसका धन, इतना धन कहाँ से आ गया?
ज़रूर कोई गलत काम करता होगा। तो आप कहिए यार मैं तो गलत काम ही करता हूँ, मेरे तो कोई उसूल ही नहीं है। और रिश्तेदारों के सामने जितना जी जी करेंगे, जितना अपनी सफाइयाँ देंगे, फिर आप जीवन में कभी धनी हो ही नहीं सकते। धन के कारण आपको हमेशा तंगी बनी रहेगी। अगर धन की तंगी सहकर समाज में आपने अच्छा अपने आप को कहलाना है तो ये आपकी चॉइस है कि जी मैंने अपने आप को अच्छा कहलाना है। अदरवाइज अगर आपने सचमुच में धनी होना है तो फिर सबसे पहले तो ये जो आपके आसपास के लोग हैं, आप जिसमें सबसे अधिक परिवार और रिश्तेदार के लोग वाले लोग शामिल होते हैं, ये इस तरह से आप वार करते हैं। और मैं कहता हूँ कि गुरु पानी पिला पिला कर मारता है। इस तरह का वार करते हैं कि बंदा अपनों का सताया हुआ बंदा दुख किसे बताए। तो दुनिया से पंगा तो बंदा ले सकता है, अपनों से पंगा लेना बहुत मुश्किल है। अपनों से लिया गया पंगा बंदा बता नहीं पाता, तो जैसे अंदर ही अंदर घुन लग जाता है, चिंता चिता समान। तो भाई चिंता में खुद क्यों रहना, दूसरे को डालो। वो किसी फिल्म का डायलॉग है कि चिंता लेने की नहीं, टेंशन लेने की नहीं, टेंशन देने की है। जिस दिन आप टेंशन देने की नीति में आ गए, क्या आपके रिश्तेदार कहेंगे, परिवार के लोग कहेंगे कि जी सामने वाले का तो इतना करता है, अपने परिवार के लोगों का हमारा वाले तो करता नहीं। क्या है, मेरी ज़िंदगी मैंने अपने हिसाब से जीनी है। और अगर आपका करता रहूं और ये अपेक्षा रखूं कि आप मेरा करेंगे, ये आउटपुट रखूं, तो आउटपुट आपको क्या मिलेगी, नेगेटिव ही मिलेगी, जीरो भी नहीं मिलेगी, जीरो से भी नीचे ही मिलेगी। अगर आप शातिर दिमाग से चलोगे और डिप्लोमेसी से चलोगे कि ललचा ललचा कर देना है, ये नहीं कि सब कुछ ही परिवार वालों को दे देना है। ठीक है, अपना फ़र्ज निभाइए, लेकिन नोट एट द कॉस्ट ऑफ योर कंफर्ट्स। पहले खुद को आपने क्या करना है, खुद को लिए अगर की लाइफ को में इंजॉय करना है। और मैं एक बात बहुत सुनी है, लोग शेयर करते हैं कि जी परिवार का जो बंदा मुझे अच्छा खाना देता है, जिसकी उम्र थोड़ी 55-60 साल है, उनके साथ ऐसा होता है कि जो बंदा मुझे अच्छा खाना देता है वो मुझसे कोई ना कोई उम्मीद रखता है कि मुझे पैसे मिलेंगे। तो मैं सोचता हूँ कि इससे अच्छा तो खाना बाज़ार से खा लूँ, तो बाज़ार का खाना डाइजेस्ट नहीं होता। तो फिर कहता जी मैंने सोचा कि नौकरी रख लेते हैं, तो नौकर कहता जी मुझे बहुत सस्ता पड़ा। और रिश्तेदार भी देखते ही रह गए कि ये जो बंदा है जिसको हम खिला पिला रहे हैं। और एक बात मैंने और बहुत ऑब्जर्व की कि जीवन साथी भी जब जातक के लिए बहुत कुछ करता है तो उसके दिमाग में भी एक जातक से कुछ लेने की तमन्ना होती है, तो जातक का अधिक करता है। जब दूसरे भाव में गुरु हो, दूसरे ने तो करना ही करना है। किसी रिश्तेदार के घर जाए, अगर आप मान लीजिए दूसरे भाव में गुरु है, धन का उतार चढ़ाव आपके जीवन में आएगा ही आएगा। अगर आप किसी रिश्तेदार के घर चले गए और धन के डाउनफॉल में है, तो आपको चाय भी वो क्या है कि कम दूध वाली पिलाएगा। अगर आपका अपवर्ड टाइम चल रहा है, अच्छा टाइम चल रहा है, गुरु दूसरे भाव में है, तो देखिए कैसे आपकी सेवा होती है। और सेवा के साथ आपको क्या साथ की साथ डिमांड भी हो जाएगी कि जी मुझे ये चीज़ चाहिए। तो इससे अच्छा है कि किसी से अपेक्षा रखने की आवश्यकता ही नहीं है। जितनी आप किसी से अपेक्षा रखेंगे उतना ही आप क्या है दुखी रहेंगे। रिश्तेदारों के साथ प्रैक्टिकल हो जाए, किसी की सहानुभूति की आवश्यकता नहीं है, किसी
कोई आपको कहे कि बंदा अच्छा है, रिश्तेदारी में परिवार का सदस्य कहे जी कि ये हमारे परिवार का हीरा है, जिस दिन लोग ये कहने लग गए उस दिन समझ लीजिए कि आपके जीवन का सबसे बुरा समय चल रहा है। आपको नोच नोच के खाएंगे वो लोग। और एक बात है कि पितरों के नाम से कुछ ना कुछ निकालते रहिए, दूसरे भाव में गुरु हो तो पितरों का आशीर्वाद आपके लिए अच्छा रहेगा, उनके नाम का कुछ ना कुछ निकालते रहिए। जे पिछले जन्म के कर्मों के से ही ऐसे परिवार के लोग ऐसे आपको रिश्तेदार वगैरह जिनसे आपका पाला पड़ा है, जे उसके कारण ही पड़ता है। अब तीसरे भाव पर आ गए। तीसरे भाव में गुरु विराजमान हो। तीसरा भाव है परिश्रम से धन कमाने का, पराक्रम का, जिम्मेदारियां निभाने का। तो गुरु है, जहाँ तक अगर ये सोच ले कि मैं जहाँ बैठकर ऑर्डर देता रहूँ दूसरे लोग काम करते रहे तो मुझे लाभ हो जाएगा, आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है। ऐसे आपको पराक्रमी बनना है, ग्राउंड लेवल की रियलिटी के हिसाब से चलना है। अगर ये सोच कर कि मैं तो बस जहाँ बैठकर आशीर्वाद ही देता रहूँ सारा काम अपने आप होता चला जाएगा, ऐसा कुछ कोई चमत्कार आपके जीवन में होने वाला नहीं है। और ये तीसरे भाव में गुरुओं एक मैंने बैड क्वालिटी देखी है, आज के युग में बैड क्वालिटी कहेंगे। क्या बैड क्वालिटी देखी है कि जी मेरा फ़र्ज है, जी मैंने अपना फ़र्ज पूरा किया तो अब उसको अपना फ़र्ज पूरा करना चाहिए। जिनके लिए आपने अपना फ़र्ज पूरा किया मुझे बताना, कमेंट कर कर भी बताना। जिसका तीसरे भाव में गुरु है, चाहे आपके भाई बहन ही हैं, तो किन्होंने आउटपुट दिया आपको, कितनों ने आपके लिए अपना फ़र्ज पूरा किया। और जब तक आप खुद ग्राउंड लेवल पर जाकर, ग्राउंड जीरो पर जाकर मेहनत नहीं करते, ग्राउंड जीरो लेवल पर जाकर आप शातिर दिमाग से लोगों के साथ नहीं चलते, आपको कोई चलने नहीं देगा। और पढ़े लिखे अगर आप हैं तो पढ़े लिखे जैसी बातें कर ले, कहते हैं जी पढ़े लिखे हैं तो हम असूल वाले बंदे हैं जी। हम तो क्या असूल है जी, आप हमारे असूल ये है कि कोई एक थप्पड़ मार दे दूसरी गाल आगे कर दो। तो मैंने कहा भाई अगर दूसरा ही गाल पर मार दे फिर, कहते हैं तीसरी की तो बात की नहीं, तो ये देखना पड़ेगा। तो ये अगर ये असूल आपके रहे तो फिर थप्पड़ी खाते रहेंगे पूरे जीवन भर। बी प्रैक्टिकल, शातिर बनिए, कालजुग के हिसाब से पराक्रम करना है, उसके साथ फर्ज निभाना है जिससे कुछ लाभ होता आपको दिखाई दे। अगर सारी उम्र अपने कजन्स, ब्रदर्स, बहन भाई या इस तरह के लोग जो आपको बहन भाई मानते हैं आपके करीबी हैं, क्योंकि करीबी बंदा ही सबसे अधिक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वो कहते हैं कि जो बड़े बड़े किले होते हैं उसका जो दरवाज़ा है बाहर से नहीं कोई खोल सकता, उसका दरवाज़ा अगर कोई खोलेगा तो अंदर से ही खुलता है। तो आपके करीबी ही आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो करीबी कौन है आपका, मेरी बात ध्यान से लिख लें मेरी बात को, जिनके तीसरे भाव में गुरु है। आपका करीबी कौन है? आपका करीबी इस दुनिया में कोई नहीं है। आपका करीबी आपका ईश्वर है। वैसे तो सबका करीबी ईश्वर ही है, लेकिन इनके साथ खास होता है जिनके तीसरे भाव में गुरु है। इनको गलत फहमियाँ होती हैं थोड़ी सी अधिक कि जी हमारा करीबी है, तो कोई करीबी नहीं है आपका। सेकंड चीज़ क्या है कि मार्केटिंग की लाइन है, सेल्स की लाइन है, ये एक्टिंग की लाइन है, मीडिया की लाइन है। तो इस लाइन में आपके अपने ही आपके लिए बड़ी समस्या पैदा करेंगे। आपके अपने आप को दबाने की कोशिश करेंगे, आपके अपने लोगों को साथ लेकर आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। तभी मैं कहता हूँ कि
गुप्त शत्रु की भरमार होती है कि जिनको आप मित्र समझ रहे हैं वो तो आपके शत्रु हैं। तो तीसरे भाव में गुरु है सक्सेस के लिए आपको प्रैक्टिकल होकर, आपको इमोशनल होकर नहीं, प्रैक्टिकल होकर मेहनत करनी पड़ेगी। और ये जंजाल से निकलिए कि जी परिश्रम करने से सब कुछ हो जाता है। शॉर्टकट अपनाइए। जहाँ जिस तरह का सिनेरियो चल रहा है तरक्की प्राप्त करने का, उस तरह का सिनेरियो से तरक्की प्राप्त कीजिए तो आप जीवन में कामयाब होंगे। आ गया जी चौथा भाव। चौथे भाव में के बारे में, जब भी चौथे भाव में गुरु हो, मुझे एक सच्ची कहानी याद आ जाती है। हमारे पिताजी के दोस्त थे, बहुत अच्छी पोजीशन पर थे और बहुत प्यार था उनका, और मेरे साथ से कुंडली दिखाते थे। और काफ़ी समय से मैं तकरीबन 9th-10th क्लास में था, 9वीं 10वीं में, तब से मुझे शौक़ है जी एस्ट्रोलॉजी पॉमिस्ट्री का। उनको भी बहुत शौक़ था। तो वो जब भी आया करते मुझे कुंडली दिखाते तो उनके दिमाग में एक ही बात होती थी, चौथे भाव में गुरु था, कि बेटा मैं सोचता हूँ कि अपने परिवार के लिए कुछ ऐसा कर जाऊँ कि मुझे याद रखे कि हमारे पिताजी ने ऐसा कुछ किया है। तो मैं जब मेरे गुरुजी ने जो सिखाया था, मैं उनको कहता था कि अंकल ये मुझे कुछ आपकी बातें सही सी नहीं लगती। कह बेटा तू बच्चा अभी, जब तेरे आगे बच्चे होंगे ना तू, तब तुझे पता चलेगा। तो टाइम बीतता रहा, बहुत कुछ बना कर दे दिया उन्होंने अपने परिवार के लोगों को। लेकिन उन्हें कम्प्लीमेंट पता क्या मिलता है आखिर में? कम्प्लीमेंट उन्हें आखिर में ये मिलता है कि जी जो हमारे रिश्तेदारी है, कि जी हमारे चाचा है, मामा है, उन्होंने देखो अपने परिवार के लिए कितना कुछ कर दिया, कितनी संपत्ति जोड़ दी, कितनी फैक्ट्रियाँ बना दी, आपने हमारे लिए किया ही क्या है। तो ये उनको अब कम्प्लीमेंट मिल रहा है। सारी उम्र खुद का ध्यान नहीं रखा, सारी उम्र ये सोचा कि उस बच्चे के नाम पर क्या एफडी करवा दूँ, कौन सी स्कीम लेकर दे दूँ कि उसको मैं सेट कर दूँ। लेकिन आप अपसेट हो गए, अब बिल्कुल अपसेट हैं, मैं आपको सही बता रहा हूँ। तो परिवार को सेट करने के चक्कर में बंदा अपसेट हो जाता है। देखिए ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जब भी हम किसी का कुछ करते हैं, हमारी भी कुछ कामनाएं होती हैं, कुछ अपेक्षाएं होती हैं उसके प्रति कि वो भी हमारा कुछ ना कुछ करेगा, यानी कि बुरे वक्त में हमारा साथ देगा। तो चौथे भाव में आपका गुरु है। परिवार का कितना भी कर ले, जब तक आपका एटीएम चल रहा है तब तक तो जी, उसके बाद कुछ नहीं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि परिवार के सुख के लिए अपनी सेहत को दांव पर नहीं लगाना, परिवार के सुख के लिए अपने शौक़ नहीं छोड़ने, परिवार के सुख के लिए अपना फ्रेंड सर्कल कम नहीं करना, परिवार के सुख के लिए अपने काम में इतना अधिक व्यस्त नहीं हो जाना कि आसपास की दुनिया की खबर ही ना हो। और परिवार के लिए अगर आप ज़मीन जायदाद खरीद भी लेंगे तो वो ज़मीन जायदाद भी क्या है कि आपके लिए एक प्रॉब्लम का काम ही करेगी। गुरु काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से उच्च का हो जाता है जहाँ पर, तो ज़मीन जायदाद का सुख भी आपको नहीं प्राप्त होगा। ठीक है, परिवार के लिए बना दी, जब तक आप हैं तब तक तो सुख मिलेगा नहीं, आपके बाद आपके परिवार को सुख मिल जाए तो क्या आपने देखने आना है। और एक बात का ध्यान रखना कि अच्छी नींद लेनी है। परिवार के कोई सदस्य नाराज हो जाए ना, इग्नोर इट। तो आपकी कोई गलती नहीं, आप किस किस को मनाते रहेंगे भाई, कब तक मनाते रहेंगे? परिवार की मेंटेनेंस कॉस्ट ही बहुत अधिक है। उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट इतनी है कि पूरी करते करते आप आधे पागल हो जाओगे।
और आपकी जो कामनाएं हैं, छोटी सी छोटी कामना उनके द्वारा पूरी नहीं होंगी। तो इसके लिए क्या आपने करना है कि पब्लिक डीलिंग अच्छी रखिए और पब्लिक को, आसपास के लोगों को अपने परिवार से थोड़ा अधिक अहमियत देकर देखे, चाहे दिखावे में दे। जो जिस बाहर के बंदे का आप थोड़ा सा भी करेंगे ना, वो बंदा आपका बहुत अधिक करेगा। और ये जो भाव है, ये है आपके जो दूध देने वाले पशु है, जो हमारे गांव में लोग रहते हैं, जो दूध देने वाले पशु है, इसमें एक चीज़ मैंने बहुत नोट की है, उनको क्या है कि नज़र दोष अधिक लग जाता है। तो जिन भी पशुओं का दूध वो सेल करते हैं, जिन पशुओं का दूध वो सेल करते हैं, उसका कुछ पार्ट वो पहले अपने पितरों के नाम का निकालते रहे। पितरों के नाम का किसी गरीब को दे दिया, और किसी ये जो है दूध का जहाँ दान किसी जो लेप्रोसी होती है, कोहर से ग्रस्त बंदे होते हैं, उनको दीजिए। तो जो जिनकी गांव में ज़मीन है, जो दूध वगैरह का काम करते हैं, उन्हें वहाँ पर बहुत अधिक तरक्की मिलेगी। अब आते हैं जी पंचम भाव। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि पंचम भाव में का सबसे नाम लेते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है संतान, संतान सुख। पहले आशीर्वाद देते थे बुजुर्ग, पुत्रवती भव, है ना। तो ये संतान की मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत होने वाली है भाई। पहले तो संतान होने में प्रॉब्लम, उसके बाद संतान हो गई तो उसके जो नखरे हैं उसको झेलने में आपकी आधी शक्ति लग जाएगी। तो आपने संतान की अधिक परवाह ही नहीं करनी। ये सोचना कि अगले पिछले जन्म के कर्म है, वो अगले पिछले जन्म के जो कर्म है वो हमारे कर्म पूरे हो रहे हैं। संतान की अधिक परवाह करने की आपको आवश्यकता ही नहीं है। पंचम भाव दर्शाता है बुद्धि को, विद्या को। तो विद्या का कारक है, बुद्धि का कारक है। बुद्धिमान तो आप होंगे, और बंदा जितना अधिक बुद्धिमान होता है, या तो पूरा ही बुद्धिमान हो या बहुत कम बुद्धि हो, वो लोग बहुत अधिक सफल होते देखे हैं मैंने। या तो धक्कड़ हो बिल्कुल ही, अगर बुद्धिमान हो तो बहुत अधिक बुद्धिमान हो। लेकिन गुरु जहाँ क्या है कि राजा के घर में आ गया, जब गड़बड़ कर देता है, ना उस साइड का ना इस साइड का, सड़क के बीच में खड़े हैं। सड़क के बीच में खड़ेंगे तो क्या पड़ेगा, तो धूल मिट्टी पड़ेगी। तो जब भी गुरु पंचम भाव में आ जाए तो बुद्धिवादी जो है ना आपकी पास बहुत है, लेकिन लोगों को दिखावा ना करे कि मैं बुद्धिमान हूँ। और बुद्धि का उपयोग शातिर होकर करना है। बुद्धि का उपयोग है उससे डिप्लोमेसी के अनुसार चलना है। एक तरफ तो इमोशंस है आप में इतनी, और एक तरफ बुद्धि है। बुद्धि का ठीक है, ज़्यादाश्त बहुत अच्छी है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी क्लियर कर जाएंगे आप, लेकिन बुद्धि का उपयोग अगर इमोशनल होकर करेंगे तो वो बुद्धि आपके लिए नुकसानदायक साबित होगी। दूसरी बात, ये ऑपोजिट सेक्स का ये है। तो देखिए, ह्यूमन है हम सारे, जीवन में कोई ना कोई ऑपोजिट सेक्स का बंदा जीवन में आ जाता है, और साइंटिफिकली भी एक अट्रैक्शन होती है ऑपोजिट सेक्स के प्रति। तो ये कहा है, कहता है कि जी जब भी ऑपोजिट सेक्स का बंदा आपकी लाइफ में आएगा, आपके लिए गड़बड़ी करेगा। जब उम्र होती है बंदे की, उस समय जिसके पीछे आप होते हैं वो आपकी परवाह नहीं करता, और जब उम्र निकल जाती है
तो बहुत से लोग ऑपोजिट सेक्स के आपके नज़दीक आने की कोशिश करते हैं। तो उस समय ये डर रहता है कि कहीं मेरी बेइज्जती ना हो जाए, कहीं मेरा ग्रस्त जीवन खराब ना हो जाए। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ऑपोजिट सेक्स आपके लिए क्या है कि पिछले जन्मों का जो कर्म है उसके हिसाब से ऑपोजिट सेक्स उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत अधिक है। चाहे आप जवानी ले लो, चाहे आप मिड एज ले लो, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत अधिक है जो नहीं हो पाएगी। और ये अचानक कहते हैं जी पिछले जन्म के कर्मों का भाव है, अचानक ही लाभ देता है, अचानक ही ये लॉटरी वगैरह से लाभ देता है। तो भाई ये शेयर मार्केट में बहुत बड़ी गड़बड़ घोटाला करवाएगा। मैं कई बार कहता हूँ ना, पानी पिला पिला कर मारता है। तो कैसे कि शेयर मार्केट से पहले लाभ दे देगा। 1 रुपया लगाया, 1.25 रुपया हो गया तो 1.25 लगा दिया, 1.25 लगा दिया 1.5 हो गया, तो 1.5 लगा दिया तो 1.5 डूब जाएगा। इस तरह से ये वहाँ का काम क्या है, डुबोता है। तो पहली बात, जो आपकी संतान है उससे कोई एक्सपेक्टेशन आपने रखनी नहीं। संतान आपको मिली है, उसके जो जन्मों के कर्म है, जो लेना देना है, वो जो पूरा हो रहा है उसको होने दीजिए। और एक क्या है कि जिद नहीं रखनी कि मेरी संतान ये बने, मुझे गुड मॉर्निंग कहे, मेरे कहे के अनुसार चले। आपका विचार और संतान के विचारों की जो पटरी है वो पैरेलल है। पैरेलल समझते हैं ना, समानांतर है। जो समानांतर लाइंस होती है कभी मिल नहीं सकती, जैसे रेलवे लाइंस है समानांतर है, नहर के किनारे हैं समानांतर है। ये पैरेलल लाइंस कभी मिल नहीं सकती। तो आपकी जो संतान के साथ जो है वो कभी भाई मिल नहीं सकती। तो ये अपने दिमाग से ही निकाल दीजिए। अचानक लाभ करने के चक्कर में जो जमा पूंजी है वो भी आपके हाथ से ना चली जाए। और जितना प्रैक्टिकल होंगे उतना आप अपने जीवन में तरक्की करेंगे। और जो आपकी बुद्धि है, बुद्धि को क्या है, डिप्लोमेटिक ढंग से लोगों से अपना काम निकलवाने के लिए बुद्धि की बरतों करनी है। बुद्धि की बरतों असूलों में नहीं करनी, नहीं तो फिर मानसिक तौर से डिप्रेशन में भी आप जा सकते हैं। अगर आपका छठे भाव में गुरु विराजमान हो जाए, तो छठे भाव में गुरु विराजमान हो जाए तो वही बात बार बार मेरे दिमाग में आती है कि क्या कौन सी बीमारी है जो जो जितनी मुझे नॉलेज है कि जो आपको तंग बहुत करती है, जितनी मुझे नॉलेज है, डायबिटीज। जो आसपास के लोग मैंने देखे हैं, देखिए कुछ बीमारियां होती हैं जिसे कहते हैं जी नामुराद बीमारी है। तो क्या है कि बंदा 2 महीने 3 महीने मैक्सिमम बेड पर रहा और चला गया। लेकिन कुछ बीमारियां क्या है कि वो हर पल हमारे दुख का कहीं ना कहीं कारण बनती है। अब ये डायबिटीज़ की जो बीमारी है, ये खाने पीने का भी परहेज और आपको 100 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और ये जब भी छठे भाव में गुरु आएगा ये कंट्रोलेबल नहीं रहेगी आपकी, कोई ना कोई प्रॉब्लम इसके कारण होती रहेगी। तो एक तो ये डायबिटीज़ होती क्यों है, इसके कुंडली के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ठीक है कि एक तो आपकी फैमिली को हो सकती है, जब छठा भाव है रोग का भाव है डीएनए के कारण भी हो सकती है। दूसरा, काल पुरुष की कुंडली के जो के हिसाब से ये बुध की राशि है। बुध क्या है, बुध बच्चा है, जिद है, एक तरफ ही जाना है, तस्वीर का एक हिस्सा ही उसे दिखता है, सिक्के का एक पहलू ही उसे दिखता है कि जानी जो चीज़ जीवन में हासिल करनी है वो मैंने हासिल करनी ही करनी है। और पहले चाहे जातक अपनी प्रोफेशनल लाइफ में लोगों को खुश करने के लिए पहले बहुत जतन करेगा, सबका करेगा, लेकिन जब उसको आवश्यकता पड़ेगी तो फिर उसकी लेग पुलिंग होगी, कोई उसकी प्रमोशन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा।
कोई उसकी झूठी शिकायतें करेगा। तो छठे भाव का गुरु, इससे अगर आपने शुभ फल लेना है तो अपने आप में कुछ चेंज लाने होंगे। क्या आपको चेंजेस लाने होंगे? सबसे पहली बात तो ये है कि अपने आप को धक्कड़ बना लेना है, ढीठ बना लेना है। ढीठ बनाकर चाहे कितना ही काम का बोझ हो, मेडिटेशन करनी है, सैर करनी है आपने। ये बहुत आवश्यक है आपके लिए, चाहे आपको कोई बीमारी है या नहीं है, ये आपने शुरू कर देना है। किसी भी उम्र के लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आपने भाई शुरू कर देना है। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस की बातें शेयर कर रहा हूँ आज। और एक बात है कि जो दुश्मन होंगे ना, वो आपके जात बरादरी के लोग ही आपके दुश्मन होंगे। उनके कारण ही दुश्मन आपका कुछ बिगाड़ पाएंगे, नहीं तो दूसरे दुश्मन की कोई इतनी औकात नहीं है कि आपका कुछ बिगाड़ पाए। और जीवन में आपकी हेल्प कौन करेंगे? जीवन में जो आपकी हेल्प करेंगे वो दूसरी जाति के लोग आपकी हेल्प करेंगे। तो नौकरी है आपकी, वहाँ सबका काम आगे होकर करने की गलती ना करना। सबको ये ना शो करना कि मुझे तो भाई बहुत काम आता है करना, मुझे तो सब कुछ आता है। तो फिर आपके वहाँ ना असूल आ जाते हैं कि लोगों का काम पहले कर दो, क्योंकि सर्विस का भाव है। लोगों का काम होता रहता है, लोगों का काम करवाते रहते हैं, आपका काम फंस जाता है। और जब आपको आवश्यकता होती है आपका काम होता नहीं है। तो भाई क्या करें? फिर टेंशन के कारण ये जो हार्मोन रिलेटेड बीमारियां हैं वो और बढ़ जाती हैं। रोगों से लड़ने की शक्ति कम हो जाती है, इम्यून सिस्टम आपका वीक हो जाता है। और अपमान की चिंता तो करनी ही नहीं, अपमान को तो दिमाग पर लगाना ही नहीं। ये तो कभी सोचना ही नहीं कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी। आपने साम दाम दंड भेद शातिर दिमाग से अपना काम निकलवाना ही निकलवाना है। और पहले अपने बारे में सोचना है, सेल्फिश हो जाए। कार्य क्षेत्र में पहले अपना काम कीजिए। कोई आपका बिजनेस का क्षेत्र है, बिजनेस में पहले आप अपना काम कीजिए, अपना प्रॉफिट पहले देखिए, तो आप जीवन में तरक्की करेंगे। इसमें कहते हैं जी विपरीत राजयोग है। अगर गुरु छठा भाव में गुरु हो तो विपरीत राजयोग है। तो इसे विपरीत राजयोग को राजयोग में चेंज करने का एक ही ढंग है कि पहले ही विपरीत हो जाए, कि जानी लोगों से धक्के खाने के बाद, दुश्मनों जो आपको आपके मित्र लगते हैं, जब तक वो आपसे दुश्मनी निकालें उसके बाद आप पहले ही अपने आप को चेंज कर लें। पहले ही सबको शक की नज़र से देखना है। पहले ही हमने इस टाइप से काम करना है कि हमारा जो काम है हमने अपना काम निकलवाना है। अपने आप को सिक्योर रखें। क्या होता देखा है कि लोग अपने आप को सिक्योर नहीं रखते। कैसे सिक्योर रखें अपने आप को? कि पहले अपनी सेफ्टी बहुत आवश्यक है। लोगों की सेफ्टी आपने बाद में करनी है, लोगों की हेल्प बाद में करनी है। पहले जो आपके जीवन में रिस्क है, उन रिस्क को कम करने के लिए आप अधिक से अधिक जो काम कर सकते हैं वो आप अपने काम कीजिए। और छठे भाव में गुरु हो तो चोट का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि जब ब्लड लॉस हुआ आपके शरीर में से तो ब्लड बनने में और ब्लड रुकने में प्रॉब्लम्स होंगी आपकी बीमारियों के कारण। धीरे धीरे आपने पूरी प्रिकॉशन लेनी है, टू व्हीलर पर भी और फोर व्हीलर पर भी। और जो फैक्ट्रीज वगैरह में है, अपनी फैक्ट्री में जहाँ अपने काम काज जहाँ करते हैं, पूरी सेफ्टी से वहाँ काम करना है। अब आ गया जी सप्तम भाव में गुरु। सप्तम भाव में गुरु, मैंने कई वीडियो भी बनाए हैं, कई विचित्र स्थितियाँ देखी हैं। सप्तम भाव में गुरु लिखा है शास्त्रों में कि जीवन साथी बहुत गुणवान होता है, बहुत ज्ञानवान होता है, बहुत धैर्यवान होता है।
मुश्किल समय पर आपकी सहायता करने वाला होता है। तो यहाँ पर वही बात आ गई ना, ज्ञानवान बंदे के साथ समय निकालना बहुत मुश्किल है, बुद्धिमान बंदे के साथ समय निकालना बहुत मुश्किल है। जो जीवन में बहुत छोटी छोटी बातों में जाता हो, उसके साथ समय निकालना बहुत मुश्किल है। जिसकी एक्सपेक्टेशंस बहुत अधिक हो, उसके साथ समय निकालना बहुत मुश्किल है। तो आपके जीवन साथी की मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत अधिक बढ़ जाती है जब आपका सप्तम भाव में गुरु हो। यानी उसको खुश रखना एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। और सफ़ेद हाथी की जहाँ तो मैं कहूँगा कि आपका हाइब्रिड सफ़ेद हाथी हो गया, हाइब्रिड सफ़ेद हाथी हो गया आपका जीवन साथी, कि उसको जो शरीर है उसको भी जल्दी बीमारी आने के चांसेस बने रहेंगे। और साइकोलॉजिकली भी वो क्या है कि चाहेगा कि हमेशा मेरी बल्ले बल्ले होती रहे। तो उसके साथ डील करने में अगर आपने अपने आप को इतना एडजस्ट कर लिया, अगर गुरु अकेला है तो बहुत अधिक एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर आपने अपने आप को इतना एडजस्ट कर लिया तो भाई आपकी गृहस्थ जीवन बहुत अच्छा चलेगा। और अगर आप काफ़ी लोग देखे कि नाकाम ही होते हैं, तो उसमें क्या है कि फिर आपने क्या करना है, फिर जो आपके जीवन साथी का काम करने का ढंग है, सोचने का ढंग है, आपको ताने भी मारते होगा होगी या है ना, तो उसको अधिक सीरियस नहीं लेना। आपने मस्त होकर हाथी की चाल चलते रहना। फिर तो आप क्या है, बीमारियों से भी बचे रहेंगे और जीवन में भी बहुत अधिक तरक्की करेंगे और आपका गृहस्थ जीवन भी बहुत अच्छा चलेगा। वो कहते हैं कि कई बार हम बहुत डूंघाई में चले जाते हैं ना किसी भी मैटर की, वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता। जीवन में हर मैटर की डूंघाई में जाना हमारे लिए अच्छा नहीं। तो आप कहेंगे जी मैं तो जीवन साथी के बारे में इतना सोचता हूँ, उसका इतना ध्यान रखता हूँ, और मेरे साथ बदले में क्या कर रही है प्रकृति। और अगर आपके जीवन साथी को अकेले में पूछा जाए तो वो वही है कि महंगे वाली चीज़ है ना, तो उसकी अपेक्षा तो जितना आप करते हैं उससे कहीं अधिक ऊपर है। तो जीवन जीने का ढंग में थोड़ा सा क्या है कि बेशर्मी का घूंट ग्रस्त जीवन में पीना पड़ेगा। और अगर जीवन साथी थोड़ी बहुत बीमार हो जाए, उसका जो सेवा करनी है और करनी है, वो सारे काम भी आपको आने चाहिए। तो आप अपने जीवन में बहुत अधिक आराम से चल पाएंगे, अपने जीवन में तरक्की कर पाएंगे। अगर भाई ऐसे ही आपने का ये रहा सोचने का ढंग कि मेरे गृहस्थ जीवन में बहुत मान सम्मान हो, गृहस्थ जीवन में पूरी संतुष्टि मिले, हर एंगल से कामयाबी मिले, तो फिर क्या है कि आपको मायूसी का सामना करना पड़ेगा। अपनी ख्वाहिशात कम कर दें। दूसरी जो बात और अगर आपका सप्तम भाव में गुरु है तो इसमें एक चीज़ और है कि बंदे को कई बार जीवन में लगता है कि साझेदारी में कोई काम करे तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा, पार्टनरशिप में बिजनेस मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो भाई जो पार्टनरशिप का बिजनेस है वो आपको ऊपर ऊपर से अच्छा लगता है। अगर गुरु अकेला है तो इस चक्कर में आपने कभी नहीं पढ़ना और पार्टनरशिप वगैरह में कोई काम नहीं करना, क्योंकि पार्टनर की मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत अधिक है। उसको सेटिस्फाई करना भी बहुत अधिक क्या है, मुश्किल काम है। टेढ़ी खीर है उसको सेटिस्फाई करना। और सप्तम भाव में गुरु हो, कोर्ट केसेस से अवॉइड ही कीजिए। ठीक है, आपके पास बुद्धि है, साधन भी हैं, आपकी कोर्ट केस में विजय भी हो जाएगी, लेकिन ऐसी विजय का क्या फ़ायदा जो आपके दुख का कारण बने। ऐसी विजय का क्या फ़ायदा कि जो आपके लिए
इतनी टेंशन आपको दे दे कि आपकी सेहत को खराब करे, इस तरह का भाई कोई लाभ नहीं है। तो वो कहते हैं कि बंदा जीत कर भी हार जाता है। कोर्ट केस जीत जाएगा, लेकिन उसका जो आफ्टर इफेक्ट होगा, आपकी सेहत पर जो इम्पैक्ट होगा, तो बंदा जीत कर भी क्या है वो हार जाएगा। आ गया जी अष्टम भाव। अष्टम भाव में जब आपका गुरु विराजमान हो जाए तो अष्टम भाव में क्या करता है भाई आपका गुरु,